अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 टॉपिक सेल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Earth is a living planet. It is home of a huge variety of life, from microscopic organisms to magnificent blue whales and giant redwood trees। प्यारे बच्चों, जो अर्थ है, प्लेनेट अर्थ, इस पे एक ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके मैक्रोस्कोपिक, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बल्कि हम दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, टू मैग्निफिसेंट ब्लू व्हेल्स एंड जायंट रेडवुड ट्रीज, वेरी स्मॉल टू एक्सट्रीम लार्ज ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्लू व्हेल्स एंड रेडवुड ट्रीज। Irrespective of their size and shape, all life forms are made up of units called cells. Okay. कह रहा है उनका कोई भी साइज है, उनकी कोई भी शेप है ऑर्गेनिज्म की, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर, उनका साइज और शेप जो भी है, बट जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे, वो यूनिट से मिलके बनी हुई हैं, जिनको हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, ऑल लाइफ फॉर्म्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड सेल। तो सेल क्या हुआ बच्चों? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। ठीक है, द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो परफॉर्म्ड एट सेल लेवल। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो भी सेल लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली वो सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या हुआ? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी। अब हम देखेंगे कि सेल तो हमने पढ़ लिया कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस सेल का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, हम कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो अब जो सेल है उस सेल का स्ट्रक्चर क्या है? इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल व्हेन ही एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क टिश्यू अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके बच्चों, जो सबसे पहले सेल डिस्कवर किया वो किसने किया था? वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। और उसने कैसे डिस्कवर किया? जब उसने क्या किया, थिन कहते हैं बारीक सा स्लाइस टुकड़ा लिया कार का। कार क्या है बच्चों? जो ट्री की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, उसको कार कहते हैं। ठीक है, उसका एक थिन स्लाइस लिया उसने, एक छोटा सा टुकड़ा लिया बारीक सा, और उसको देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, he observed cells as empty chambers with thick outer covering। उसको उसके अंदर क्या नजर आया कि ऐसे कुछ एम्प्टी चैम्बर्स थे। चैम्बर्स कहते हैं खाने बने हुए थे। ठीक है, ठीक है, ऐसे एम्प्टी चैम्बर्स थे और उनके साइडों पे थिक क्या थी? कवरिंग थी। ठीक है, however, the quality of microscope lenses improved greatly in 19th century, which led to the discovery of cell nucleus in 1831 and many cytoplasmic organelles in coming years। अच्छा, वो जो एम्प्टी चैम्बर्स उसको नजर आए तो उसने कहा कि ये क्या है? सेल्स है। ठीक है, कि बेसिकली वो जो कार्क था, पीस था, वो डिफरेंट जो उसको अंदर उसको चैम्बर्स नजर आए। ठीक है, वो बेसिकली क्या थे? सेल्स थे। वो डिफरेंट सेल से मिलके बना हुआ था। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि उसने अब उसको देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, अच्छा, अब ये भी आपको पता होगा, जो बच्चों हमारी जो कॉमन साइंस लैब्स होती हैं स्कूल में, उनमें जो माइक्रोस्कोप होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप्स होती हैं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होती हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली। ठीक है, अब ये जो होती है इनकी जो हम पढ़ते हैं ना, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पावर, वो कम होती है। ठीक है, तो अब ये क्या करके उसकी जो अब उसने भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, अब जो लेटेस्ट है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होती हैं। अब वो क्या होती है? उनकी मैग्निफिकेशन पावर भी, रेजोल्यूशन भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइट एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से हम बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको भी देख सकते हैं, और बल्कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि क्योंकि उस जो माइक्रोस्कोप की क्वालिटी थी वो तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो माइक्रोस्कोप की लेंसेज की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होना शुरू हुई 19th सेंचुरी में।
ठीक है, जब लेंस की क्वालिटी इंप्रूव हुई, यानी हमारी जो मैग्निफिकेशन पावर वगैरह माइक्रोस्कोप्स की इंक्रीज हुई, ठीक है, तो उसके बाद जब दोबारा सेल को देखा गया तो उस हमें पता चला कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। तो हमें एक सेल न्यूक्लियस भी डिस्कवर हुआ 1831 में, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस भी डिस्कवर हुई नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, यानी उसके बाद ये देखा गया कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और सेल में कुछ ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये आप देखिए नीचे फिगर 3.1 में एनिमल सेल शो किया हुआ है, फिगर 3.2 में प्लांट सेल शो किया हुआ है। ठीक है, एक अगर आपको ये ड्रॉ करना ना भी आना आए, लेकिन आपको इसका जो स्ट्रक्चर है प्लांट और एनिमल सेल, इसमें डिफरेंस पता चाहिए। अच्छा, बेसिकली जो सेल है ना, सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। अब जैसे देखिए, जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है, इनमें डिफरेंसेस भी हैं कुछ, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अगर हम देखें सबसे पहले डिफरेंस की बात करें एनिमल और प्लांट सेल में, जो प्लांट सेल होता है उसमें एक एक्स्ट्रा ये आउटर कवरिंग, ये जो आपको नजर आ रही है इन ब्राउन कलर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, वो प्रेजेंट होती है। जबकि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनमें जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये देखिए ऊपर लेबल हुई है, ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये प्लांट्स में क्या, सॉरी एनिमल्स में क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाली, ये जो सेल की कवरिंग है, ठीक है। जबकि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर देखिए ये ब्राउन वाली जो है एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे ये क्या है, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल प्लांट्स में क्या आता है, एक तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल्स में वो एब्सेंट होती है। उसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर में और डिफरेंसेस देखें, भी ये कि ये देखिए एनिमल सेल में सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में भी होता है लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर होता है, ये देखिए, ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। उसके अलावा ये देखिए, ये प्लांट्स का वैक्यूल है, ये नजर आ रहा है आपको, ये जो मैंने हाईलाइट किया, प्लांट्स में एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ही लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल्स में अगर आप देखें मैनी और स्मॉल वैक्यूल्स, ये देखिए, ये भी एक वैक्यूल है, ठीक है, ये भी वैक्यूल है। तो एनिमल्स में मैनी यानी काफी ज्यादा और स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स में एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, ये तो हो गए कुछ डिफरेंसेस। उसके अलावा कुछ जो ऑर्गेनेलीज हैं वो दोनों में प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं वो सेम है, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो एरिया होता है, जो पार्ट होता है सेल का, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर के गिर्द इन्वेलप है। देन हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड देन गोल्गी apparatus एंड सेंट्रोसोम्स है, ठीक है। अब प्लांट सेल को अगर हम देखें, उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, देन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, गोल्गी वेसिकल्स हैं, ठीक है। इसमें प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा भी होती है गुनेली क्लोरोप्लास्ट, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। अब ये जो हमने सेल के जितने भी ये पार्ट्स पढ़े हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। इन सब को हम बारी बारी, ये जो जितनी भी ऑर्गेनेलीज है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इनको हम डिस्कस करेंगे, यानी हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखिए सेल स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सेल वॉल, ठीक है, जो सेल की क्या है, सबसे
आउटर कवरिंग है, लेयर है, ठीक है, वो क्या है, सेल वॉल। द सेल वॉल सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। इट इज रिजिड इनर्ट कवरिंग secreted and deposited outside the cell membrane। यानी जो सेल वॉल है, ये जो प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सराउंड कर रही होती है ये रिजिड सेल वॉल जो होती है। इट इज रिजिड, रिजिड का क्या मतलब है, वो हार्ड होती है। इनर्ट कवरिंग है, सिक्रीटेड एंड डिपॉजिटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और ये यहाँ पे डिपॉजिट होती है और सिक्रीट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, और सेल वॉल के पास भी थ्री लेयर्स होती है, ये थ्री लेयर से मिलकर बनी हुई है। वो थ्री लेयर्स कौन कौन सी है, नेमली प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेवला, ठीक है। सेल वॉल इज आल्सो मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, मिडल लेवला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब हम तीनों का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मिडल लेवला। इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ पेक्टिन। ये जो मिडल लेवला है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ पेक्टिन से मिलके बना हुआ होता है। इट इज स्टिकी नेचर, ये स्टिकी होती है नेचर में, ठीक है, ये स्टिकी सब्सटेंस है। दैट होल्ड द नेबरिंग सेल वॉल टुगेदर, जो क्या करती है, जो नेबरिंग सेल्स है उनको आपस में जोड़ के रखती है। प्राइमरी वॉल कंटेन्स सेलुलोज फाइबर्स अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस फैशन। अब जो मिडिल लेवल के बाद नेक्स्ट लेयर है वो प्राइमरी वॉल है। उसके अंदर क्या होते हैं, सेलुलोज के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रिस क्रॉस फैशन में होते हैं। अच्छा, क्रिस क्रॉस क्या था, ये देखिए, ये सेलुलोज के फाइबर्स है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ऐसे, एक अगर हॉरिजेंटल है तो दूसरे वर्टिकल है, तो ये इसको हम क्रिस क्रॉस कहते हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो ये किस में होते हैं, क्रिस क्रॉस सेलुलोज फाइबर्स होते हैं प्राइमरी वॉल में। अच्छा, जो प्राइमरी वॉल है ये थिन होती है, ये पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है। सम प्लांट सेल्स लाइक जाइलम वेजल्स फॉर्म सेकेंडरी वॉल इनसाइड प्राइमरी वॉल। अच्छा, अब कुछ जो प्लांट सेल्स हैं लाइक जाइलम वेजल्स की अगर हम बात करें, वो सेकेंडरी वॉल में बनाते हैं प्राइमरी वॉल के अंदर। इट इज वेरी थिक। तो अब देखिए, अब ये यहाँ से आप जो है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में डिफरेंस आपको पता है। जो प्राइमरी वॉल है वो हमने पढ़ा थिन है, जबकि वो और फ्लेक्सिबल है, जबकि कह रहा है सेकेंडरी वॉल थिक होती है, यानी डायमीटर में ज्यादा होती है, ठीक है। एंड रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड यानी हार्ड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्नन विच सीमेंट्स द सेलुलोज फाइबर टुगेदर। अच्छा, अब ये रिजिड क्यों होती है, कि इसके अंदर लिग्नन प्रेजेंट होता है जो सेलुलर फाइबर्स को सीमेंट यानी जोड़ देता है आपस में, ठीक है। सेल वॉल बियर्स tiny pores through which neighboring cells form cytoplasmic connections called plasmodesmata। कह रहे बच्चों, जो सेल वॉल है इसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो नेबरिंग सेल्स हैं, जो करीब करीब सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। Algae have cellulose in their cell wall. Fungal cell wall is made up of chitin. Prokaryotes also possess cell wall made up of peptidoglycan. Cell wall is absent in animals and animal-like protists, protozoa। अच्छा बच्चों, जो सेल वॉल है ना, एनिमल्स में तो हमने ऊपर पढ़ा ना कि एब्सेंट होती है, प्रेजेंट किस किस में होती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई जो है उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन तीनों की कंपोजिशन में फर्क है। हमने पढ़ा है जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज। तो प्लांट्स की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। जो फंगल सेल वॉल होती है, फंजाई की सेल वॉल, वो काइटन से मिलकर बनी हुई है, इज मेड अप ऑफ काइटन, ठीक है। तो उसकी भी वॉल में क्या होता है, काइटन। और जो प्रोकैरियोट्स है उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से। और जो एलजी है उनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, ठीक है। जबकि जो सेल वॉल है एनिमल्स में और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में एब्सेंट होती है। अच्छा, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहाँ पे ऐसा है, जो हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी पढ़े थे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी पढ़े थे और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी पढ़े थे, ठीक है।
तो जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं लाइक प्रोटोजोआ उनमें जो सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे जिनको हमने एलजी कहा था वो हमने पढ़ा उनमें सेल वॉल होती है और उनमें उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज होता है उनकी वॉल में। ठीक है, ये ऊपर लेके फर्स्ट लाइन एलजी है सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। ठीक है, cell walls support the structure of individual cell and the plant as a whole। यानी जो सेल वॉल है जो एक इंडिविजुअल सेल है उसके को सपोर्ट करती है और एक प्लांट को भी एज अ होल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट प्रोटेक्ट एंड गिव शेप टू द सेल। अब जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है और उसको शेप देती है। प्लांट सेल्स कैन डेवलप टू ट्रिगर प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। उसके अलावा जो प्लांट सेल्स होते हैं वो ट्रिगर प्रेशर जो डेवलप करते हैं वो भी किस वजह से डेवलप करते हैं? सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से। ये आप देखिए साइड पे फिगर 3.3 में प्लांट सेल वॉल शो की हुई है। देखिए हमने पढ़ा सेल वॉल की 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला। ये देखिए दो जो एडजॉइनिंग सेल्स है, नेबरिंग सेल्स है, उनके बीच में जो लेयर है वो मिडल लैमेला है। ठीक है, और देखिए देन उसके बाद क्या है हमारे पास? प्राइमरी वॉल है एंड प्राइमरी वॉल के अंदर समटाइम्स सेकेंडरी वॉल होती है। और देखिए अगर सेकेंडरी और जो प्राइमरी लेबल की हुई है वॉल, ये देखिए ये प्राइमरी वॉल देखें और ये सेकेंडरी वॉल देखें। ये वाली देखिए ये प्राइमरी है और ये वाली सेकेंडरी है। तो देखिए प्राइमरी वाली जो है ना वो थिन है और जो सेकेंडरी वाली है वो थिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज थिन शीट लाइक कवरिंग ऑफ सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये थिन होती है यानी बारीक होती है, शीट लाइक होती है ये। ठीक है, कवरिंग ऑफ सेल। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप केमिकली देखें तो ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन? तो ये 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। मेनली ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है 60 to 80%। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में? प्रोटीन। देन फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं 20 to 40%। और ट्रेसिस कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट होती है। ट्रेसिस का क्या मतलब है? यानी वेरी स्मॉल अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जैसे हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा कि उसमें 3 लेयर्स होती है। ठीक है, हमने उनकी बात की स्ट्रक्चर की और किससे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इस तरह अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो एक मॉडल है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो इसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो क्या कहता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? It postulates that cell membrane consists of double layer of phospholipid in which protein molecules are incorporated in a mosaic fashion। It postulates का क्या मतलब है? postulates जैसे हम कहते हैं कि इस थ्योरी की ये postulates है, ये स्टेटमेंट्स है। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये क्या कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक डबल लेयर प्रेजेंट होती है फास्फोलिपिड की। हमने कहा ना कि जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और फास्फोलिपिड होते हैं, तो सबसे पहले प्रोटीन का अगर सॉरी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर एक डबल लेयर प्रेजेंट होती है फास्फोलिपिड की। ठीक है, उस डबल लेयर के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इनकॉर्पोरेट या इम्बेड हुए हुए होते हैं इन अ मोज़ेक फैशन। मोज़ेक का क्या मतलब होता है? रैंडम या इरेगुलर। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस फैशन में उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो मोज़ेक यानी रैंडमली उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं उस फास्फोलिपिड बायलेयर में। In fact, protein molecules float like icebergs in a sea-like fluid of phospholipids। कह रहा है इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आइसबर्ग्स की तरह फ्लोट कर रहे होते हैं जैसे वो समुद्र में होते हैं। ठीक है, जैसे एक समुद्र में आइसबर्ग्स होते हैं ना, आइसबर्ग्स का आपको पता होगा जो बर्फ के छोटे छोटे वो बच जाते हैं हमारे पास। ठीक है, स्टोर्स जब वो ठीक है तो वो जो आइसबर्ग्स होते हैं उसकी तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल जैसे वो समुद्र में तैर होते हैं इस तरह जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं फास्फोलिपिड की लेयर में। सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। कह रहा है उसके अलावा जो यूकैरियोट्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में इन तीनों चीजों के अलावा फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इट प्रिवेंट्स स्टिफनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा ये क्या करता है कोलेस्ट्रॉल? ये सेल मेम्ब्रेन को स्टिफन या हार्ड होने से बचाता है।
cholesterol is required for fuel of secretory vesicle with the brain। कहते हैं कोलेस्ट्रॉल किस लिए रिक्वायर्ड होता है कि जो सेक्रेटरी वेसिकल्स आते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज जोड़ने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इधर लिंक्ड विद प्रोटीन और लिपिड। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डायरेक्टली ऐसे प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि या तो वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है लिपिड लेयर के अंदर उनके साथ लिंक हुए होते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं, या लिपिड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, और उनके साथ लिंक होके वो क्या बना रहे होते हैं, या तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रोटीन्स के साथ लिंक के तो आप उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, अगर वो लिपिड्स के साथ लिंक के तो आप उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज बैरियर एंड गेट कीपर फॉर सेल। अच्छा, अब ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे सेल वॉल का क्या फंक्शन था कि वो प्रोटेक्ट करता था सेल को और उसको शेप देता था। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, ये एक तो एक ये बैरियर के तौर पे और सेल के गेट कीपर के तौर पे काम करती है। ठीक है, इट इज सेमी परमिएबल। उसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सेमी परमिएबल होती है। अच्छा, अब इस सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, अगर आप कोई कह रखे ये मेम्ब्रेन परमिएबल है, परमिएबल का मतलब है कि वो अलाउ करती है तमाम मॉलिक्यूल्स को कि वो उसमें से परमिएबल यानी अलाउड करती है कि उसमें से पास कर जाए। अगर कोई जो है हमारे पास इम्परमिएबल है तो वो किसी भी मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती। अब सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, सेमी मींस वैसे भी होता है कि हाफ। ठीक है, कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करती है कि वो पास कर जाए उसमें से। ठीक है, कि उसमें से पास करके सेल के अंदर या सेल के बाहर चले जाए, लेकिन कुछ को वो अलाउ नहीं करती। सेल में सेमी परमिएबल है, so some molecules can move across but others are blocked। तो कुछ जो molecules है वो इसमें से लिपिड बाइलेयर में से मूव कर सकते हैं, अदर्स को ये ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। इट maintains fixed environment inside the cell। ये क्या कहती है, सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको फिक्स रखती है, मेंटेन रखती है। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये सेल के बीच में और इसके इन्वायरमेंट के बीच में एक बैरियर का काम करती है। इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड इन्वायरमेंट। ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, जो मटेरियल एक्सचेंज हो रहे होते हैं सेल के और इन्वायरमेंट के बीच में, यानी जो मटेरियल्स आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, उनको ये क्या करती है, रेगुलेट करती है। अगर आप साइड पे देखें फिगर 3.4 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन शो किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखें ना तो ये जो आपको येलो कलर की नजर आ रहा है ना, ये, ठीक है, ये एक लेयर है लिपिड की लेयर है। ठीक है, ये दूसरी लिपिड की लेयर है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन क्या है वो लिपिड बाई लेयर्स है। ठीक है, कि उसके अंदर दो लिपिड की लेयर, ये दो क्या है, लिपिड्स की लेयर है। उसके अलावा ये बीच में ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये इस तरह के डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बीच में एम्बेड हुए हुए प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। और ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये ब्लू कलर की, ये जो है ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है जो अटैच है किसके साथ, या तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं या लिपिड के साथ। ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ाया है इसमें से दिस होल चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। अब अगर आप देखें तो इसमें से शॉर्ट में से कोई भी आपको बनेली आ सकती है कि आप उसके बारे में लिखिए, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखें तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ थिन शीट है और इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीज, परसेंटेज भी आप साथ बताएं, लिपिड्स 20 to 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स। इसमें एक डबल लेयर होती है फास्फोलिपिड्स की, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हुए होते हैं। ठीक है, यूकेरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसका फंक्शन बता दें कि सॉरी बैरियर या गेट कीपर के तौर पे काम करती है। ये सेमी परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, कुछ को अलाउ नहीं करती कि उसमें से पास करे। ठीक है, तो ये आपने लिखा है। ठीक है, उसके अलावा सेल वॉल का भी आ सकता है शॉर्ट में, कि सेल वॉल के बारे में लिखें जो आपने ऊपर पढ़ा है। उसके अलावा यहाँ से ये भी होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लिखे, उसमें खाली स्ट्रक्चर का पूछे तो आप या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है सेल मेम्ब्रेन का वो एक्सप्लेन करें, तो आप कहें कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड के सेल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या होता है कि
सेल मेम्ब्रेन के पास जो दो लेयर्स फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंट होती है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने इसका स्ट्रक्चर का बताना है। अगर ये रफ से अगर आप डायग्राम भी कर ले प्रैक्टिस तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा सेल वाल का भी लगा सके, सेल वाल के बारे में लिखे तो सेल वाल हमने ऊपर पढ़ी है तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स में आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जो कि प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोकैरियोट्स में, एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। और सेल वाल की भी 3 लेयर्स होती है, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, मिडल लैमेला। उनका बताएं कंपोजिशन कि वो किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और या सब टाइम ये हाल भी ये आ जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल में डिफरेंस दिखे तो उसमें आपने ये बताना है कि जो प्राइमरी सेल वाल है उसमें सेलुलर फाइबर्स होते हैं, जबकि सेकेंडरी वाल जो होती है उसमें क्या है वो लिग्नन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये है एमसीक्यू में बहुत सारा बन सकते हैं कि जो प्रोटीन की प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन कंपोजिशन कितनी है या प्रोटीन्स कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ऑप्शन आपको दे सकते हैं 60 टू 80, 20 टू 40, 10 टू 30, तो 60 टू 80। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज काफी ज्यादा बन सकते हैं सेल वॉल वाले भी स्ट्रक्चर के रिलेटेड, या इस तरह से कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, आगे ऑप्शन दे दे काइटिन, ठीक है, सेलुलोज एक्सेट्रा। तो आपको पता है प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से। इस तरह फंजाई की भी पूछ सकता है कि फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो ऑप्शन दे दे काइटिन, सेलुलोज, तो ग्लाइकोजन। तो आपको पता है जो फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, काइटिन से। ये हमने पूर्व टॉपिक में पढ़ा है। ठीक है, तो ये शार्ट्स में आ जाते हैं यहाँ से काफी क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं इसमें से, तो ये आप टॉपिक आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके समझ के। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग के वाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग्स में भी सब टाइम आ जाता है कि नोट लिखे इसी के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। तो उसमें आपने फिर सारा लिखना है, पूरा कंपोजिशन बताए सेल मेम्ब्रेन की, उसका स्ट्रक्चर बताएं, उसके अलावा उसको ड्रॉ भी करें। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से जितनी भी सेल का स्ट्रक्चर है, ग्रैलीज है सेल की जितनी भी, ये आपने अच्छे तरीके से करी है। तो सबसे पहले हमने सेल वॉल पढ़ी, अब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेल का साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इट इज एन एक्वस सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक एक्वस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल में, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इट इज अबाउट 90% वाटर, वो 90% वाटर होता है जिसके अंदर कुछ डिफरेंट मटेरियल्स डिसॉल्व या सस्पेंड हुए हुए थे। ठीक है, इट इज द साइट फॉर मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ये वो जगह है जहां पर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में होते हैं। इट स्टोर फूड ग्रेन्यूल, वेस्ट मटेरियल। उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, ये फूड जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। इट इज होम फॉर वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो। उसके अलावा आपने पढ़ा था ना कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, वो भी सारी की सारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कह रहा है ये क्या होम है, घर है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज का। अब वो ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट इज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। अच्छा, कह रहा है कि ये एक सिस्टम है या नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन्स का, जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये अगर आप फिगर में देखिए साइड पे फिगर 3.5 में, स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो पर्पल कलर में है ना, ये आपको क्या नजर आ रही है, न्यूक्लियस है, ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाली, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियस के जो डेवलप है या जो मेम्ब्रेन है उसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर आप देखें तो ये आपको एक जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स नजर आ रहा है, ये जो आपस में जानी, ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। Flattened sacs of endoplasmic reticulum are called cisternae, which form a network of interconnected channels. कह रहा है जो फ्लैटेड ऐसे फ्लैट हुए थे सैक्स, सैक इसको हम कहते हैं कि थैलियो को। ठीक है, ये देखो इसका भी जो है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये अगर आप देखें ये इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सैक्स है। ठीक है, कह रहा है ये जो फ्लैटेड सैक्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ये जो सैक्स है इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। ये आपस में, और ये देखो ये सारे जो सेक्स है आपस में जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड है, तो ये चैनल्स बना रहे हैं, देखिए इंटरकनेक्टेड चैनल्स। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी दो फॉर्म्स का था, ये अगर आप देखें
ये जो येलो कलर के इस तरह के चैनल्स नजर आ रहे हैं और ये वाले भी, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन आपको दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर आपको ये रेड रेड डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जब ये आपके ये वाला, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ये आपको ऐसे स्मूथ नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो रेड कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये राइबोसोम है। तो इसकी बेस के ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक है रेटिकुलम, उसकी दो टाइप्स हो जाती है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर कहते हैं इसको, एस सी आर। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी जो अपीयरेंस है वो रफ नजर आ रही है, इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होती है, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कवर्ड विद राइबोसोम, जो रफ वाले हैं वो राइबोसोम से कवर हुए हुए होते हैं। इफ राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A complex network of endoplasmic reticulum provide mechanical support to the cell। अब ये तो स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली कि एक ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, सेक्स का, जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और ये दो इसकी दो फॉर्म्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंड स्मूथ। रफ वाले के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ वाले के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते बल्कि एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बच्चों कि ये जो, अब अगर हम फंक्शन की बात करें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। उसके अलावा ये जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी हेल्प करता है विद इन द सेल, सेल के अंदर ही। ठीक है, ड्यू टू अटैच्ड राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दो फंक्शन आपने पढ़ लिए, एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक तो ये सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। उसके अलावा कह रहा है कि जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है बच्चों, आप आगे जाके पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका किसमें रोल है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड्स, जबकि स्मूथ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास क्योंकि राइबोसोम्स तो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। वो क्या करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है इंक्लूडिंग स्टेरॉइड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, रिमूव करता है। इन मसल सेल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रैक्शन प्रोसेस। उसके अलावा जो मसल सेल्स है हमारे, ठीक है, जो हमारे मसल्स बना रहे होते हैं, उनके अंदर जो एस सी आर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कंट्रैक्शन जो है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, मसल्स को कंट्रैक्ट होने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हो गया हमारे पास राइबोसोम। प्रोटीन्स मेक अप अबाउट 55% ड्राई वेट ऑफ अ सेल। ओके, अगर कह रहा है अगर हम एक सेल का ड्राई वेट देखें तो उसमें जो 55% है वो प्रोटीन होगी। ठीक है, अ सेल थस नीड प्रोटीन सेंसीज एट हाई रेट। तो कह रहा है इसका मतलब है कि प्रोटीन की जो सेंसीज है एक सेल को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि सेल को रिक्वायर्ड है कि प्रोटीन जो बने हाई रेट पे, यानी बहुत ज्यादा तेज स्पीड में। दिस रोल इज परफॉर्म्ड बाय राइबोसोम्स। अब ये जो रोल है, ये जो फंक्शन है कि प्रोटीन्स का बनाने का, ये कौन परफॉर्म करता है, ये राइबोसोम्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स है क्या, दे आर टाइनी। टाइनी का क्या मतलब है, स्मॉल।
ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स है, टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा कुछ, अच्छा हमने बच्चों एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पढ़ा था ना। मैंने आपको बताया था कि जो प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसका क्या मतलब, प्रोकैरियोटिक का बन गया बिफोर न्यूक्लियस। ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। बिफोर न्यूक्लियस का ये मतलब हुआ कि जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा एक तो डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट होता है। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है एक तो उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है। अब ये जो हम ऑर्गेनेलिज पढ़े ना, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होती है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। सिंगल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि एक मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, कुछ डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो कुछ जो होती है नॉन मेम्ब्रेनस भी होती है, कि उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जितनी भी हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हैव बोथ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। लेकिन जो राइबोसोम्स हैं ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। अच्छा अब ये दोनों में क्यों प्रेजेंट होते हैं, इसकी भी रीजन लिख दिया कि किसी भी मेम्ब्रेन से ये बाउंड या कवर नहीं होते हैं। ठीक है। इनमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती। दे आर कंपोज्ड ऑफ रफली इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। अच्छा अब ये जो राइबोसोम है किससे मिलकर बने हुए हैं, कह रहा है रफली इक्वल अमाउंट होती है इनके पास प्रोटीन्स की और राइबोसोमल आरएनए की। ठीक है। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हाउएवर स्मॉलर इन साइज। अच्छा अब जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर साइज की बात करें जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो स्मॉल इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। कह रहा है एक लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इन यूकैरियोट बाय मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी पढ़ा हमने ऊपर पढ़ा है कि कुछ यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी अटैच होते हैं। ठीक है। ये आप अगर देखें फिगर 3.7 में तो सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स दिए। अच्छा ये ऊपर नहीं बताया भाई, मैं आपको बता दूं। जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो दो सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट सब यूनिट है। कि जो राइबोसोम है वो दो यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, एक लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट। ठीक है। वो लार्ज है ये सब, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक राइबोसोम। ठीक है। ये राइबोसोम है, ये देखिए दोनों कंबाइन में तो राइबोसोम है। फिगर 3.6 में फंक्शन ऑफ राइबोसोम शो किया है कि राइबोसोम फंक्शन कैसे करते हैं। ये देखिए ये राइबोसोम का ये जो ब्लू में है ये लार्ज सब यूनिट है, ये वाला स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है। ये वाला लार्ज सब यूनिट है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम जाके अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद क्या होता है कि वो मैसेंजर आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको रीड करते जाते हैं, ये जो सीक्वेंस है इसको रीड करते जाते हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफर आरएनए जो हमारे पास अमीनो एसिड लेकर आता है वो लाते हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, अमीनो एसिड की जाहिर करते जाते हैं और अमीनो एसिड की एक चेन बन जाती है। और आपको पता है जो अमीनो एसिड जाहिर होते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, प्रोटीन। तो हमारे पास इस तरह प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट। अच्छा ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हर राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, वन स्मॉल एंड वन लार्ज। ठीक है। दीज टू सब यूनिट्स जॉइन व्हेन राइबोसोम हैज टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। अच्छा और कह रहा है कि ये यूनिट्स तब जॉइन होते हैं, वैसे ये सेपरेट होते हैं कि जब उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। राइबोसोम्स के बाद अगर आप बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली आ जाती है वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी apparatus was discovered by Camillo Golgi
अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इसका नाम गोल्जी अपरेटस रख दिया मुझे, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है, ठीक है। Like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus is also collection of flattened sacs called cisternae. अच्छा, अक्सर अगर आप ये देखें तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू हमें लगता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट ये डिफरेंट है, ये गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। वो भी ये क्या देखे उसमें, अगर आप देखें उसका स्ट्रक्चर जो हमने देखा था वो क्या था, ऐसे डिफरेंट सैक्स थे जो आपस में ऐसे जाहिर हुए हुए थे, ठीक है। तो ये भी एक बेसिकली नेटवर्क ऑफ क्या है, सैक्स है। ये एक सैक हो गया, ये देखे, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये एक सैक है, ठीक है। ये डिफरेंट सैक्स की क्या कलेक्शन है, ठीक है। जिनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। However, Golgi apparatus, many cisternae are stacked over कह रहा है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह इसमें भी फ्लैटेड सैक सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो Golgi apparatus है इसमें जो डिफरेंट जो सिस्टर्नी है स्टैक्ड हुए थे। स्टैक का क्या मतलब है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस हुए होते हैं। जैसे ये देखिए एक स्टैक है हमारे पास, ठीक है। They are constantly formed at one end and break up into vesicle at the other end, ठीक है। स्टैक का मतलब ये है स्टैक ऑफ कॉइन्स होती है, कॉइन्स का अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक स्टैक बन जाता है, ये भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्स पड़े हुए थे, एक स्टैक बना हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो तेरा इसे स्टडी, ये एक स्टैक बनाए हुए होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली एक एंड पे बंद रहे होते हैं और दूसरी एंड पे ये ब्रेक होके वेजिकल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटर स्टोर, अच्छा अब ये करता क्या है, इसका फंक्शन की अगर आप बात करें, इट स्टोर एंड मॉडिफाई मटेरियल इनटू फिनिश्ड फॉर्म बिफोर पैकिंग इनटू वेजिकल। ये क्या करता है कि मटेरियल को स्टोर करता है, उनको मॉडिफाई करता है, ठीक है, इनटू फाइनल फॉर्म में उनको कन्वर्ट करता है बिफोर पैकिंग इनटू वेजिकल। Some of these vesicles settle in cytoplasm as organelles like lysosome। कुछ जो इसमें से वेसिकल्स हैं वो ऑर्गेनेलिस के तौर पे सेटल हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर लाइक लाइसोसोम्स, ठीक है। अदर फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन टू रिलीज आउट पैक्ड मटेरियल एज सेल सिक्रीशन। अदर जो वेसिकल्स होंगे वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके क्या करेंगे, जो पैक्ड मटेरियल है उसको रिलीज कर देंगे, सेल से बाहर रिलीज कर देंगे सेल सिक्रीशन की फॉर्म में। प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक एंजाइम्स, हार्मोन, mucus etc are secreted in cellulose fibers which arrange themselves to form cell wall, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है लाइसोसोम्स। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, अच्छा ये आप जितने ऑर्गेनेलीज का बताया गया है कि राइबोसोम्स आर हैव नो मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स आर कंटेन सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, कौन सी डबल मेम्ब्रेन है और कौन सी है जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। लाइसोसोम्स क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनके पास क्या होते हैं, दे कंटेन वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके पास एक वैरायटी होती है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है, वो एंजाइम जो डाइजेशन करते हैं या डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। The enzymes are contained in lysosomes, synthesized on rough endoplasmic reticulum and then transported to Golgi apparatus. Lysosomes then bud off from Golgi apparatus with their processed enzymes। अच्छा कह रहा बच्चों, ये जो लाइसोसोम्स के पास एंजाइम आते हैं ना, हमें क्या है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तह के अंदर उसके एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो ये एंजाइम्स आते हैं कहाँ से, इसके बाद कह रहे हैं कि ये जो एंजाइम जो लाइसोसोम्स के पास होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, फिर ये वहां से गोल्गी अपरेटस के पास आ जाते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा है जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है सिस्टर का, ठीक है। गोल्गी अपरेटस के पास आते हैं, फिर वहां से लाइसोसोम बड ऑफ या निकलता है विद देयर प्रोसेस्ड एंजाइम, वहां पे वो एंजाइम्स प्रोसेस्ड होते हैं और पैक्ड हो जाते हैं और लाइसोसोम बन जाता है, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लाइसोसोम इज, अभी अगर फंक्शन की बात करें, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, सेलुलर सेल के अंदर, के एंजाइम जो है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, यानी सेल के अंदर डाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि लाइसोसोम डाइजेस्ट मटेरियल टेकन अप बाय सेल फ्रॉम आउटसाइड एज फूड वैक्यूल। कह रहे कि इस प्रोसेस में जो लाइसोसोम्स हैं वो मटेरियल जो सेल बाहर से लेता है फूड वैक्यूल की फॉर्म में उसको डाइजेस्ट करते हैं। When lysosome fuse with food vacuole, the lysosomal enzyme act on complex food substances
एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल फॉर्म। है कि जब लाइसोसोम जाके फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अपने एंजाइम्स उसके अंदर रिलीज कर देते हैं, तो जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं वो फूड सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। दे आल्सो इनगल्फ एंड डाइजेस्ट अनवांटेड सेल ऑर्गेनेलीज। उसके अलावा वो क्या करते हैं कि जो सेल के अंदर अनवांटेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है उनको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, फेजी भी ईटिंग, सेल्फ ईटिंग भी करते हैं लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम का दो रोल हो गए, एक तो ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं और एक सेल की जो ग्रैलीज है उनको भी ये डाइजेस्ट करते हैं, यानी ऑटोफेजी करते हैं। अगर आप साइड में देखें तो फिगर 3.9 में लाइसोसोम का शो किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन आउटसाइड में, उसके अंदर ये देखिए डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये नेक्स्ट अगर आप देखिए नीचे वाली फिगर, फिगर 3.10 में फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम बनता कैसे है और फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये देखिए, ये जो उसने लेबल किया ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन हमें पता है सेल से अगर किसी फूड ने बाहर अंदर जाना तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना है ना। ठीक है, सबसे पहले देखिए अब फूड सेल से, ये फूड है, ये देखिए, अब इसको जरा गौर से समझिए, ये फूड था बाहर से, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस किया, अंदर अंदर भी जब आएगा वो इस तरह डायरेक्ट आएगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर होगा तो इसको एक ये मेम्ब्रेन के अंदर इसको पैक कर देंगे। ठीक है, इसको क्या बना देंगे, फूड वैक्यूल। जब इसको कवर कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, फूड वैक्यूल। ठीक है, ये देखो फूड के इर्द गिर्द आपको ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन तो नजर आ रही होगी, ये फूड वैक्यूल बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो इस तरफ लाइसोसोम कैसे बनता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहाँ पे क्या बने, हमारे पास एंजाइम्स बने। ये देखिए ये एंजाइम्स बने, ये एंजाइम्स किसके पास, ये गाल्गी अपरेटस के पास। गाल्गी अपरेटस ने क्या किया, इनको प्रोसेस किया और इनको पैक कर दिया और हमारे पास क्या बन गया, ये देखिए लाइसोसोम बन गया। क्या बन गया, लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या करेंगे, ये लाइसोसोम है, यहाँ पे हमारे फूड वैक्यूल है। अगर उन्हें आप फूड को डाइजेस्ट भी तो करना है जो हमारे पास बाहर से, ये लाइसोसोम जाके ये देखिए फूड वैक्यूल के साथ देखिए ये ज्वाइन हो गया, ये दोनों क्या है, जाके ज्वाइन कर गया, ये फ्यूज कर गए दोनों। फ्यूज जब करेंगे तो लाइसोसोम अपने एंजाइम ये फूड वैक्यूल के रिलीज कर देगा। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, ये जो फूड प्रेजेंट था फूड वैक्यूल के अंदर उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो गया, डाइजेशन। ठीक है, तो ये इस तरह डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके अलावा लाइसोसोम बने, उसके हमने कहा कि लाइसोसोम जो ऑटोफेजी भी करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी देखें। लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेली, ये एक डैमेज्ड ऑर्गेनेली थी, लाइसोसोम ने क्या किया, उसको इनगल्फ किया, एंजाइम रिलीज किया, उसकी ब्रेक डाउन की। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन, बनते कैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखें इसने एंजाइम्स के देखिए ट्रांसपोर्ट वेसिकल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसने एंजाइम्स बनाए, उस एंजाइम्स को गोल्गी apparatus में भेजा। गोल्गी apparatus में एक साइड से जाएंगे दूसरी तरफ से निकल आएंगे। ठीक है, एक एंजाइम वो गोल्गी apparatus क्या करता है, हमने यही पढ़ा था ना कि वो प्रोसेसिंग करता है, वो एंजाइम्स को मॉडिफाई करेगा, प्रोसेस करेगा और उनको पैक कर देगा, उनको लाइसोसोम बना देगा। ठीक है, लाइसोसोम अगर आप डाइजेशन कर रही है तो वो जाके फूड वैक्यूल के साथ जाके या तो कंबाइन करेंगे और उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और एंजाइम रिलीज करेंगे और फूड की ब्रेक डाउन कर देंगे, या ऑर्गेनेली जो अनवांटेड ऑर्गेनेलीज है उनको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स भी हो गए। अच्छा, अभी तक हमने कितने ऑर्गेनेलीज पढ़ी है, हमने सबसे पहले सेल वॉल पढ़ी, देन सेल मेम्ब्रेन पढ़ी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज है उनको हमने स्टार्ट किया, तो पहली ऑर्गेनेली हमने पढ़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी, देन हमने क्या पढ़ा, राइबोसोम्स पढ़े, देन हमने हमारे पास, अच्छा अगर ये इस फिगर में आप देखें, ये फिगर 3.5 में, तो आपको ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गाल्गी apparatus में डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये देखिए ये जो है ना ये गाल्गी apparatus है, एक नेटवर्क ऑफ क्या सिस्टर दी है, ये गाल्गी apparatus है, और ये जो हमारे पास ये भी जो है एंडोप्लाज्मिक, ये भी नेटवर्क सिस्टर दी है, लेकिन ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर हमने ग्लाइसिस में सबसे पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन हमने पढ़ा राइबोसोम्स, देन हमने पढ़ा गाल्गी apparatus। ठीक है, देन हमने पढ़ा लाइसोसोम्स, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब ये भी जितनी भी ऊपर ऑर्गेनेलीज पड़ी है ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के वाले से भी लॉन्ग में भी इसमें अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ऑर्गेनेली की दे देते हैं कि आप लिखें उसके ऊपर नोट, तो आपने उसका स्ट्रक्चर बताना है, उसका फंक्शन बताना है और उसको ड्रा करना है। ठीक है, एमसीक्यूज भी इसमें से बहुत सारे बनते हैं, शॉर्ट में भी इसमें बहुत सारे आते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के वाले से, क्योंकि लॉन्ग में अक्सर सेल वॉल सब मेम्ब्रेन आता है और बाकी ऑर्गेनेलीज भी आ सकती है, वो दो तीन ऑर्गेनेलीज भी दे सकते हैं कि आप लिखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और जो है हमारे पास गोल्गी apparatus पे लिखें डिफरेंस, या उनका स्ट्रक्चर बताएं या उनका फंक्शन बताएं, यानी में डिफरेंस लिखें। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये सिंपल भी जो है ना लॉन्ग में आ जाती है कि स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिखे। तो ये आ जाए तो आपने क्या करना है कि इसमें इसका स्ट्रक्चर बताना है, इसका फंक्शन बताना है, इसको ड्रा करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सब जरा इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, देखिए हर ऑर्गेनेल का एक जो मेन जिसको कहते हैं पॉइंट जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनेल याद रहती है फंक्शन, वो आपने जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, इसको आपने कैसे याद रखना है कि ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। एनर्जी इज इंपॉर्टेंट थीम इन बायोलॉजी। All systems from cell to ecosystem require energy to work। यानी कि एनर्जी जो है एक इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में, क्योंकि जितने भी सिस्टम्स हैं चाहे वो सेल हो या इकोसिस्टम है, उनको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। देखिए हमारा जो छोटा से छोटा यूनिट है वो सेल है, ठीक है, उसको भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ओवरऑल अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम की, तो उसको भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। सेल्स गेट एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब जो सेल्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको एनर्जी मिलती है कि जो ऑर्गेनिक फूड होती है, जब हम फूड खाते हैं उसकी जब ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, उससे जो एनर्जी उससे उनको क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, उससे जब फूड की ब्रेक डाउन होती है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, उससे उन सेल्स को एनर्जी मिलती है। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी ये सेल को क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये रिस्पायरेशन करता है। रिस्पायरेशन क्या है कि ये फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब रिस्पायरेशन के भी दो टाइप्स है, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, इफ इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर तो रिस्पायरेशन के लिए फूड की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो हम कहेंगे ये एरोबिक रिस्पायरेशन है। ठीक है, अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अगर रिस्पायरेशन हो रही है, तो वो एनारोबिक होगी। ठीक है, इसमें तो डिफरेंस समझ आ गया, कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है। ये किसकी डिफरेंस किसकी बेस पे है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे। अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंस है या उसकी प्रेजेंस में रिस्पायरेशन हो रही है, तो वो एरोबिक है। अगर रिस्पायरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, तो वो एनारोबिक है। अब कह रहे हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल। अगर अब आगे इसका आ गया स्ट्रक्चर। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हमारे पास अभी डबल मेम्ब्रेन में ये ऑर्गेनेली पहली आई है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया थे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन, यानी इसमें डबल लेयर्स प्रेजेंट होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज टू लेयर्स प्रेजेंट होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। अच्छा, ये अक्सर वर्ड्स कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूज है वो ऊपर जो हमने वर्ड्स पढ़ा था ना, जो हमारे पास सैक्स थे जिनसे हमारे पास गोल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ था, वो सिस्टर्नी थे। ये क्रिस्टी है। ठीक है, क्रिस्टी, सिस्टर्नी एंड क्रिस्टी। तो आपने इनमें डिफरेंस रखना है। कह रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो स्मूथ होती है। ठीक है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई होती है। फिंगर लाइक कैसे होती है, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे प्रोजेक्शन है फिंगर लाइक। इनको हम फोल्डिंग्स भी कहते हैं कि ऐसे फोल्ड हुई होती है। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ऐसे स्मूथ है, ऐसे ऐसे ठीक है, जबकि इंनर मेम्ब्रेन ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई होती हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस्टी। इन प्रोजेक्शन को क्या कह रहे हैं हम, क्रिस्टी। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इंनर मेम्ब्रेन फॉर्म प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रिस्पायरेशन। अब देखें अगर वो क्रिस्टी बना रही है तो इसका यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। ये देखिए जब भी हम पढ़ते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो जो होते हैं
विल लाई, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। वो किस लिए? जब ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है या तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, उन्होंने अब्जॉर्प्शन ज्यादा करी। अब यहाँ पे भी जब ये सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है तो ये क्या जो प्रोजेक्शन क्यों बना रहे थे? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, रिस्पायरेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। द फ्लूइड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लूरल है, इसकी सिंगुलर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियन, कह रहा है जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये आपने याद रखना है। द फ्लूइड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हमने अभी तक जितनी भी ऊपर ऑर्गेनेलीज पढ़ी है, किसी के पास अपना डीएनए था? नहीं, किसी भी ऑर्गेनेली का अपना डीएनए नहीं होता। लेकिन सिर्फ दो ऑर्गेनेलीज आपने याद रखनी है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास दो ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर इसके पास राइबोसोम्स भी अपने डीएनए भी है तो ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है। ठीक है, यानी ये खुद रेप्लिकेट कर सकती है। दे कैन मल्टीप्लाई विद इन द सेल एट देयर ओन। इसका बेनिफिट ये है कि ये खुद ब खुद राइबोसोम्स है तो प्रोटीन्स भी अपनी खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी अपनी कॉपीज खुद बना सकते हैं, खुद रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी को किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं? ये एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करती हैं। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसकी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज वाई इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल का पावर हाउस है, यानी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अगर ओवरऑल आप बात करें एक बार फिर, कि हर जो सेल है उसको एनर्जी चाहिए एक्टिविटीज अपना काम परफॉर्म करने के लिए, वर्क करने के लिए। और ये एनर्जी उसको कैसे मिलती है? फूड की ब्रेकडाउन से, जिसको हम कहते हैं उस प्रोसेस फूड की ब्रेकडाउन को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम एरोबिक कहते हैं। और ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और ताकि ये इसलिए प्रोजेक्शंस बनाती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके रिस्पायरेशन के लिए। जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, जिसकी वजह से ये खुद मल्टीप्लाई, खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, और इसको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइड में देखिए फिगर 3.11 में स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, ये देख लो, ये आपने ड्रॉ करना भी सीखना है। सबसे पहले एक ये आउटर मेम्ब्रेन है, देखें। देन ये देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जैसे फोल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है, ये बीच में देखिए राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, ये जो डॉट डॉट कर रहे हैं। ठीक है, हमें कह रहे हैं इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम। और ये यहाँ पे देखिए ये डीएनए भी इसका प्रेजेंट है, और ये जो फ्लूइड है इसको मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अच्छा, जो दो इंपॉर्टेंट वेरी लॉन्ग है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनेलीज, कोई भी आपने नहीं छोड़नी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल भी लॉन्ग में मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है। उसके अलावा दो तीन ऑर्गेनेलिज भी आ जाती है कि उनका स्ट्रक्चर फंक्शन लिखे तो लॉन्ग में। लेकिन अगर सिंगल ऑर्गेनेली सम टाइम माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाती है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट आ जाती है। ठीक है, लॉन्ग में। तो ये आपने अच्छे तरीके से समझा। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। प्लास्टिड भी क्या है? डबल। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गी। जो प्लास्टिड होते हैं ना, ये सिर्फ प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं, ये एनिमल्स में नहीं होते। ठीक है, ये आपने याद रखना है। Plastids are found in plants and only, not in animal cell. There are three types of plastid. Plastids की ना आगे से three types हैं। कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये अच्छी तरीके से आपने याद रखना है कि प्लास्टिड्स की कितनी टाइप है? थ्री टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों में जो क्लोरोप्लास्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट आर यूजुअली ओवल इन स्ट्रक्चर। ये कैसे शेप में कैसे होते हैं? ओवल होते हैं। टू मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर्म क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप। इसमें भी अब टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं और वो मिलके इसका क्लोरोप्लास्ट का इन्वेलप बना रही होती है।
दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। मैंने कहा था सिर्फ दो ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। एक हमें ऊपर पड़ी है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है, दूसरी है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई विद द सेल एट देयर ऑन। इसका मतलब है ये भी खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द सेल। दे हैव अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कंटेनिंग क्लोरोफिल्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उसके अलावा क्या आता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल्स और पिग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट्स को क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये वो है पिगमेंट्स क्या होते हैं कि वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ hollow coil like membranous structure called थैलाकाइड। ये आप देखें अगर साइड में आपको थैलाकाइड नजर आ रहा होगा। फिगर 3.12 स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, मैनी थैलाकाइड स्टैक टू फॉर्म ग्रेनम। अच्छा, कह रहा है कि एक हॉलो कॉइन लाइक, जैसे कॉइन होता है ना, ये देखिए ये साइड में देखिए, ये जो एक को अगर आप देखिए, एक कॉइन लाइक ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये अंदर से हॉलो होता है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये थैलाकाइड है। जब बहुत सारे थैलाकाइड स्टैक होते हैं, जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए होते हैं, पड़े होते हैं, इस तरह जब बहुत सारे थैलाकाइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं तो वो ग्रेनम बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक हुए हुए, अरेंज हुए हुए। जब बहुत सारे थैलाकाइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं तो वे एक क्या बना लेते हैं, ग्रेनम। ये पूरा एक ग्रेनम है। ठीक है, सम थैलाकाइड्स ऑफ एडजेसेंट, और इनकी प्लूरल क्या होगी, ग्रेना। ये बहुत सारे जो ग्रेना, दो की हम बात करेंगे तो ये ग्रेना होंगे, एक है तो ग्रेनम। ठीक है, और ग्रेनम किससे मिलके बने हुए हैं ये भी बताना चाहिए, स्टैक ऑफ थैलाकाइड से, बहुत सारे थैलाकाइड्स मिलके एक ग्रेनम बनाते हैं। ठीक है, some thalakites of adjacent grana fuse to form intergrana। कह रहा है जो एडजेसेंट ग्रेन है, एडजेसेंट का क्या मतलब है कि दो जो साथ साथ वाले ग्रेन है, ठीक है, जब वो क्या करेंगे, उनके जो कुछ थैलाकाइड्स होते हैं वो फ्यूज होके इंटरग्रेना बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इंटरग्रेना। द फ्लूइड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। जो क्लोरोफिल का फ्लूइड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जैसे उसका फ्लूइड पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हमने क्या कहा था, मैट्रिक्स। इसका जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, वो रिस्पायरेशन करता है, वो फूड की ब्रेक डाउन करता है। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यानी ये फूड को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इट टेक प्लेस इन टू फेजेस। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है दो फेजेस में होता है। एक होती है लाइट डिपेंडेंट फेज, यानी वो फेज जिसके लिए सनलाइट रिक्वायर होती है। एक होती है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यानी वो फेज जिसको लाइट रिक्वायर्ड नहीं है। द लाइट डिपेंडेंट फेज विच टेक प्लेस इन थैलाकाइड मेम्ब्रेन में होती है, जो कि थैलाकाइड्स नहीं है, जो ये कॉइल स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन्स में होता है ये। ठीक है, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होती है लाइट डिपेंडेंट फेज, जबकि जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है ये स्ट्रोमा में होता है, जो फ्लूइड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, वहां पे होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बाद जो नेक्स्ट, अगर अच्छा साइड में स्ट्रक्चर देख ले इसका, फिगर 3.12 में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये देख लें। देन एक इनर मेम्ब्रेन है, ये जिसका फ्लूइड पार्ट है ये स्ट्रोमा है, ये वाला, ये सारा जो ग्रे ग्रे नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, थैलाकाइड्स हैं, और उस थैलाकाइड का जो एक स्टैक है ये ग्रेनम है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। हमने पढ़ा ना, प्लास्टिक तीन टाइप के हैं, तो उसमें से आपने पहला पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड अदर देन ग्रीन। अच्छा, कह रहे हैं कि ये भी कलर्ड होते हैं लेकिन अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा कलर्ड होते हैं। ठीक है, दे में भी रेड, ये रेड भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ब्लू भी, पर्पल एटसेट्रा। लेकिन ग्रीन के अलावा जितने कलर हैं वो ये हो सकते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्लावर पेटल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अच्छा, अब अगर ये कलर्ड है तो इसका मतलब है फ्लावर का, जो अगर एक प्लांट की बात करें तो कहते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट है, तो कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कलर्ड होता है,
वो उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो कलर्ड के होते हैं ना, फ्लावर्स रेड कलर के, व्हाइट कलर के, पिंक कलर के, पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर्स की पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ताकि इंसेक्ट्स को क्या करें, अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट्स हेल्प इन पोलिनेशन, जब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं तो वो उनकी पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइपेंड फ्रूट। उसके अलावा जो राइपेंड फ्रूट है, जो पका हुआ उसकी वाल में भी, फ्रूट की वाल में भी ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फ्रूट का भी जो कलर होता है वे दे अट्रैक्ट बर्ड्स, जहाँ पे वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, एनिमल्स को विच हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना क्लोरोप्लास्ट, वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़े, ये ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट यानी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट है ये, क्योंकि ये ग्रीन के अलावा बाकी कलर में होते हैं, तो ये फ्लावर प्लांट्स के फ्लावर्स में या फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड है, ये नॉन पिगमेंटेड है यानी इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। दे आर फूड स्टोरिंग ऑर्गेनाइजीज। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अगर पिगमेंट्स नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है कि ये फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट किधर होते हैं, ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, बल्ब्स में और स्टेम ट्यूबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स को भी और लिपिड्स को भी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली आ जाती है वो है वैक्यूल। वैक्यूल का मैंने आपको एक बताया था कि प्लांट में एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो लार्ज होता है, लार्ज इन साइज होता है। वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल के सेल के सेंटर में। जबकि एनिमल्स में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कि बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन स्मॉल इन साइज होते हैं। तो आप देखते हैं कि वैक्यूल होता क्या है। अ वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक। कह रहा है कि वैक्यूल भी सिंपली ये देखें, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से बाउंड है, फ्लूइड फिल्ड है, फ्लूइड से भरा हुआ सैक है, ठीक है। एनिमल सेल हैव many small vacuoles which exist temporarily। कह रहा है कि एनिमल सेल्स के अंदर मैनी बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि टेम्परेरीली एग्जिस्ट करते हैं। दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। अब इनके अंदर होता है क्या, इनके अंदर वाटर होता है और फूड सब्सटेंसेस होते हैं। सम फ्रेश वाटर organisms like amoeba and sponges have contractile vacuoles which collect and pump out extra water एंड अदर वेस्टेज। अब कह रहे हैं कुछ जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बेटा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और मैरीन ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सी वाटर में पाए जाते हैं। अब इनमें फर्क क्या है, जो सी वाटर में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो सी वाटर होता है ना, और फ्रेश वाटर में डिफरेंस क्या है कि सी वाटर में साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। वो साल्टेड वाटर भी कह सकते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, कि वो साल्टेड वाटर होता है, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। जबकि जो फ्रेश वाटर होता है इसमें साल्ट कंसंट्रेशन लो होती है, इसमें साल्ट नहीं होते इतने ज्यादा, ठीक है। तो कह रहे हैं जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, लाइक अमीबा या स्पंजीज, उसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है और वेस्ट को क्या करते हैं, पंप आउट यानी उन ऑर्गेनिज्म से बाहर निकालते हैं। अच्छा, आप देखिए, अगर ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो बच्चों इन जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको वाटर की शॉर्टेज का मसला नहीं होता, कि वाटर की कमी नहीं होती, बल्कि वाटर इनके पास एक्सेस में होता है, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना था, एक्सेसिवली जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बार बार बॉडी से पंप आउट या एक्सपेल बॉडी से रिमूव करना होता है। तो इसके लिए इनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को पंप आउट यानी बॉडी से रिमूव करते हैं। सम सेल्स इंजेस्ट वैक्यूल फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स। अच्छा, वैक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे देखिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स, ठीक है। तो कह रहे कुछ जो सेल्स है वो फूड को इंजेस्ट करते हैं यानी इनटेक करते हैं फूड वैक्यूल्स बना के, विच इज देन डाइजेस्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। देन वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड। उसके अलावा जो फूड वैक्यूल्स का एक काम है वो फूड को स्टोर भी करते हैं। प्लांट सेल्स है, अब एनिमल्स का पड़ेगा कि उनके पास क्या होता है, दे हैव अ लार्ज लार्ज साइज होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, एज शोन इन फिगर 4.1, ठीक है। वो नीचे हम जाएंगे तो देखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग स्मॉल वैक्यूल्स। ये कैसे बनता है, बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स जॉइन होकर एक लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अच्छा, प्लांट वैक्यूल है जो उसकी जो मेम्ब्रेन होगी
ये मेम्ब्रेन जो प्लांट वैक्यूल है उसकी जो ये मेम्ब्रेन है जिससे वो कवर हुआ उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल is called tonoplast. It contains liquid called cell sap. उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप। सेल सैप के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व्ड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर्स प्रेजेंट होती हैं और अमाइनो एसिड होते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प इन ग्रोथ। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को और ग्रोथ में हेल्प करता है। प्राइमरी रोल ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल इज टू मेंटेन टर्गर प्रेशर विद इन द प्लांट सेल। यानी जो सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है उसका प्राइमरी या मेन रोल क्या होता है कि जो टर्गर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना प्लांट सेल के अंदर। टर्गर प्रेशर occurs when the fluid content of a cell pushes the cell membrane against the cell wall in order to provide shape to the plant cell। यार बच्चों टर्गर प्रेशर कब बनता है, कब होता है कि जब फ्लूइड होता है एक सेल का वो सेल मेम्ब्रेन को पुश करता है अगेंस्ट द सेल वॉल ताकि वो सेल को शेप प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ये देखिए फिगर 3.13 में साइड पे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में शुरू किए हुए कि एक ये हमारे पास एनिमल सेल है उसमें फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट है। ये देखिए एक फूड वैक्यूल है, उसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है जो वाटर को बाहर मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें स्मॉल होते हैं इन साइज और मैनी होते हैं, जबकि प्लांट्स में एक ही लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारे पास ऑर्गेनेली आ जाती है, वो है वैक्यूल के बाद सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर हालो। हालो का मतलब होता है बच्चों एम्प्टी। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से ओपन होते हैं। ठीक है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये देखें अगर आप एक पाइप को इमेजिन करें ना तो वो भी अंदर से खाली होता है और ओपन एंडेड के दोनों तरफ से ओपन होता है। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये भी। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, ये एक एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। दे एग्जिस्ट इन पेयर नियर दी न्यूक्लियर इन्वेलप। अच्छा बच्चों अगर आपने सेल डिवीजन का प्रोसेस पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन, वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो वो सेल जो इन्वेलप है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास प्रेजेंट होते हैं और पेयर की फॉर्म में, पेयर के मतलब वो दो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा एक सेल में, दो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ई सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अगर एक सेंट्रियोल की बात करें, हमने कहा तो पेयर है, दो है, दोनों सिमिलर होंगे। एक की अगर हम बात करें, एक सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा 9 डबलेट्स का मतलब होगा कि दो दो वाले 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3। तो 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल के प्रेजेंट है। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड टू पेयर्स मूव टू द अपोजिट पोल। अच्छा जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने होती है तो ये जो सेंट्रियोल्स है ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है कि ये अपनी एक कॉपी बना लेते हैं। तो यानी पहले एक पेयर था तो हमारे पास दो पेयर आ गए। अब जो दो पेयर बन गए दोनों, एक पेयर अपोजिट एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे, दोनों अपोजिट पोल्स पे सेल के अपोजिट साइड्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं। थस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस, और वहां पे जाके स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं यानी स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो इन्वॉल्व, और वो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं क्रोमोसोम को पहले अरेंज करते हैं, फिर क्या करते हैं क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करते हैं, हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। उसके अलावा जो सेंट्रियोल्स हैं जो सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह में, उनको भी बनाने में हेल्प करते हैं। सीलिया और फ्लैजेला आपको पता होगा। सीलिया क्या होते हैं बच्चों, स्मॉल जो होती है हमारे पास हेयर लाइक क्या कह सकते हैं एक्सटेंशंस होती हैं जो कि बैक्टीरिया की होल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सीलिया आते हैं ये स्मॉल होते हैं, हेयर लाइक क्या है प्रोजेक्शन है। ठीक है, जो और ये बैक्टीरिया की होल सरफेस यानी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो फ्लैजेला होता है ये सिंगल होता है और लार्ज होता है। जो सीलिया होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, सिंगल होता है, लार्ज विप लाइक होता है स्ट्रक्चर जो होता है जो कि और सीलिया फ्लैजेला दोनों क्या करते हैं बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो उनको बनाने में भी सेंट्रियोल्स क्या करते हैं हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आप साइड पे देखें तो फिगर 3.14 में पेयर ऑफ सेंट्रियोल शो किया हुआ है, ये एक और दो, ये पेयर है यानी ये पेयर की फॉर्म में दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक अगर आप स्ट्रक्चर गौर से देखें, ये आपको 3 सर्कल्स आपस में ज्वाइन नजर आ रहे हैं, ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इस तरह के 9 ट्रिपलेट जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक सेंट्रियोल बनाते हैं। ठीक है,
और ये देखिए ये सेल में कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आप देखिए न्यूक्लियर एनवेलप के पास ये प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स के बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली आ जाती है वो है साइटोस्केलेटन। Cell has a system of variety of fibrous proteins throughout the cytoplasm। यानी कि अगर हम सेल को देखें तो उसके पास एक वैरायटी ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। थ्रू आउट द प्लाज्म के पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। दीज प्रोटीन्स कलेक्टिवली फॉर्म साइटोस्केलेटन। ये जो प्रोटीन्स है इनको कलेक्टिवली ये क्या बनाती है, साइटोस्केलेटन। ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल फाइबर्स आर आइडेंटिफाइड इन द सेल। जब इन फाइबर्स को स्टडी किया गया तो ये जो फाइबर्स है ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है। दीज फाइबर्स थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर आइडेंटिफाइड इन द सेल। दीज इंक्लूड, और वो फाइबर्स कौन कौन से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। वो तीन फाइबर्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इनको बारी बारी ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलन प्रोटीन, इसलिए इनको हमने माइक्रोट्यूब्यूल कहा है कि ये ट्यूबुलन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। हमने कहा था ना कि ये तीनों है क्या है, प्रोटीन फाइबर्स ही है। लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये ट्यूबुलर प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। दे आर अनब्रांच्ड हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी ब्रांचेस नहीं होती। ठीक है। और ये हॉलो होते हैं अंदर से और ट्यूब लाइक होते हैं। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर, सिलिया एंड फ्लैजेला। अब ये करते क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक तो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जब आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में मियासिस बड़ी होगी तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है। तो उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं और फ्लैजेला बनाते हैं। सीलिया और फ्लैजेला मैंने बता दिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया सरफेस पे। ठीक है। जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। दीज आर वेरी थिन, ये बहुत ज्यादा पतली प्रोटीन फाइबर्स हैं। दे कंसिस्ट ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स मेनली एक्टिन। इनके पास मेनली कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है, एक्टिन। अच्छा, वो वाली जो थी ना माइक्रोट्यूब्यूल, वो ट्यूब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बनी हुई थी, जबकि माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफरेंट ग्रैलीज है, वो कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव कर रही होती है। तो सेल की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है वो किसकी वजह से हो रही होती है, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। द ओवरऑल सेल मूवमेंट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द माइक्रोफिलामेंट्स। उसके अलावा कह रहा है बच्चों कि जो ओवरऑल जो सेल मूवमेंट है वो भी कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दीज आर कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग केराटिन एंड वाइमेंटन। अच्छा, अब ये कोई एक तरह की प्रोटीन से नहीं मिलके बने हुए, इनके ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन से मिलके बने हुए, यानी डिफरेंट प्रोटीन से, लाइक केराटिन से, वाइमेंटन से। दे फॉर्म अ ब्रांचिंग नेटवर्क इन द सेल। उसके अलावा ये ब्रांचिंग नेटवर्क भी बनाते हैं। दाए मेंटेन दी सेल स्ट्रक्चर, ये सेल का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इन टिश्यूज दे फिक्स सेल्स विद ईच अदर। टिश्यूज में क्या करते हैं कि ये सेल्स को एक दूसरे के साथ फिक्स के जोड़ कर रखते हैं। ठीक है। नीचे अगर आप देखें नेक्स्ट पेज में फिगर 3.15 में स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन शो किया हुआ है। ठीक है। ये ऊपर और नीचे देखिए जो येलो कलर में नजर आ रहा है सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। उसके अलावा आपको देखिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। उसके बीच में आपको ये फाइबर्स नजर आ रहे होंगे ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के। ये बेसिकली कलेक्टिवली हम इनको क्या है, ये क्या है, साइटो, और ब्लू कलर के ये साइटोस्केलेटन है। और आप देखिए कुछ इसमें देखिए ग्रीन कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं और कुछ पर्पल कलर के। ठीक है। ये कलर तो जो हाईलाइट के लिए किया हुआ है, बाकी अगर आप इनका शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में फर्क देखें तो देखें। सबसे पहले हमारे पास नीचे देखिए ये पर्पल कलर में क्या है, माइक्रो फिलामेंट्स हैं। ये किससे मिलके बने हुए हैं, एक्टिन प्रोटीन से। उसके ऊपर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन लाइक केराटिन वामेंटन से मिलके बने हुए हैं। और उसके ऊपर देखिए जो ग्रीन वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये देखिए अंदर से हालो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनका। और ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास साइटोस्केलेटन, जो कि क्या है, एक नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का। और ये फाइबर्स तीन तरह के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वैरायटी ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं लाइक केराटिन, माइमेंटन एटसेट्रा।
ठीक है, तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बच्चों सिलिया एंड फ्लैजेला। Some eukaryotic cells have extensions that look somewhat like hair. क्या है, कुछ भी यूकैरियोटिक सेल्स में बच्चों एक्सटेंशंस होती हैं जो कि हेयर लाइक नजर आती हैं। ठीक है, दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सिलिया। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ये सिलिया है। ठीक है, सम सेल्स हैव अ विप लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड फ्लैजेला। और कुछ सेल्स में एक विप लाइक एक्सटेंशन होती है जो हेयर लाइक है, उनको हम सिलिया कहते हैं। कुछ में विप लाइक एक एक्सटेंशन होती है जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। Ciliate flagella consist of 9 pair of microtubules which surround a single central pair of microtubule। हमने पीछे पढ़ा था ना जब हम पढ़े थे microtubules के, ये सिलिया फ्लैजेला भी बनाते हैं। तो कहता है ये इनके पास क्या होता है, 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोटब्यूल्स के जो कि सराउंड हुए होते हैं एक सेंट्रल पेयर। पेयर का मतलब दो माइक्रोटब्यूल्स के गिर्द 9 माइक्रोटब्यूल्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। सिलिया एंड फ्लैजेला आर कनेक्टेड टू बेसल बॉडी। ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, बेसल बॉडी के साथ। द बेसल बॉडी सर्व टू एंकर अ सिलियम और फ्लैजेलम टू द सेल। बेसल बॉडी क्या करता है, बेसिकली एंकर का मतलब क्या होता है, जोड़ता है, फिक्स करता है सिलिया या फ्लैजेला को सेल के साथ। द फंक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, इनका फंक्शन कहता है मूवमेंट। अगर आप देखिए फिगर 3.15 में तो सिलिया एंड फ्लैजेला शो किया हुआ है। ए में फ्लैजेला है, ये देखिए, ये इसके अंदर ये विप लाइक एक एक्सटेंशन है, एक हेयर, ये क्या है, ये हमारे पास फ्लैजेला, ये देखिए ये फ्लैजेला। ठीक है, और सिलिया देखिए ये बी में ये बहुत सारे स्मॉल जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ये क्या है, सिलिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। अच्छा बच्चों, हमने पढ़ा सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर में सेल वॉल क्या होती है, फिर हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। देखिए सबसे बड़ा सब शुरू सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म में जितनी ऑर्गेनेलीज थी वो सारी पढ़ ली। साइटोप्लाज्म के बाद सेल के सेंटर में आ जाता है न्यूक्लियस। तो अब हम पढ़ने लगे न्यूक्लियस। सेल एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन नीड टू बी वेल रेगुलेटेड। कह रहा है कि सेल की जो एक्टिविटीज हैं जो सेल परफॉर्म करता है, लाइक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या था बच्चों, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सब को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, कि सेल कह रहा है कि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है लाइक मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो ग्रोथ हो रही है, जो रिप्रोडक्शन हो रही है, ये क्या होता है, इसको वेल रेगुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इन यूकेरियोटिक सेल दिस रोल इज सर्व्ड बाय न्यूक्लियस। कह रहा है कि यूकेरियोटिक सेल में ये जो रोल है ये कौन परफॉर्म करता है, ये न्यूक्लियस करता है। यानी न्यूक्लियस जो है रेगुलेट कर रहा है सेल के फंक्शंस को। ठीक है, रेगुलेट का मतलब क्या है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है सेल के कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है बिकॉज इट कंटेन्स हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए। क्योंकि बच्चों हम पढ़ते हैं कि सेल के अंदर हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वो किधर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होता बल्कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कह रहा है कि क्योंकि जो हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, यानी ये पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर न्यूक्लियस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। तो ये भी 2 मेम्ब्रेन से सराउंड हुआ होता है, कवर हुआ होता है, और उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप इज कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप बियर न्यूक्लियर पोर्स। ये जो न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, होल्स होते हैं at points where both membranes fuse with each other. Through nuclear pore, nucleus communicate with cytoplasm. अब न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन में जो पोर्स हैं, इनका क्या फंक्शन है कि इन पोर्स के थ्रू जो न्यूक्लियस है वो कम्युनिकेट करता है साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, सम न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स इंटर द न्यूक्लियस थ्रू दीज पोर्स। है कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियस में इंटर होती हैं इन पोर्स के थ्रू। और जो राइबोसोम्स और मैसेंजर आ रहते हैं वो न्यूक्लियस को लीव करता है इन्हीं पोर्स के थ्रू। न्यूक्लियस कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इस तरह न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, न्यूक्लियोलस इज अ राउंड डार्कली स्टेन्ड एरिया इन द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर ही एक राउंड यानी सर्कल में
एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आर असेंबल्ड एट दिस पॉइंट। ओके, अब देख लेना आपने, ये देखिए, ये याद रखना है। एमसीक्यू में इस तरह पूछते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो राइबोसोम्स है, हमने पढ़ा था राइबोसोम, जब ऑर्गेनेलिस पढ़े ऊपर हमने राइबोसोम पढ़ा ना। हमने कहा कि राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, लार्ज और स्मॉल। और हमने कहा था वो असेंबल यानी ज्वाइन कब होते हैं, जब उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। और वो ज्वाइन किस जगह पे होते हैं, वो न्यूक्लियोलस के अंदर असेंबल होते हैं। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड और ज्वाइंट एट दिस पॉइंट। Here ribosomal RNA is formed which combine with protein to form ribosome। कह रहा है, हमने पढ़ा था ना कि राइबोसोम होते हैं इक्वल अमाउंट में, उनके पास क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनते हैं। कहते हैं यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर, जो कि प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोम्स बनाता है। इट डिसअपियर फॉर सम टाइम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेकिन जब सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवाइड कर रहा होता है, उस दौरान जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, उस दौरान हमें नजर नहीं आता। Additive material in the nucleus is actually in the form of chromatin। ओके बच्चों, अब ये आपने एक याद रखना है, यहाँ पे आप कुछ टर्म्स आ जाएगी, क्रोमेटन एंड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो आपने अक्सर सुना होगा। ठीक है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए है, ठीक है, प्रोटीन है। तो अब आपने एक यहाँ पे टर्म आई है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में आपने डिफरेंस याद रखना है। कह रहा बच्चों, जो हमारे अंदर हेरिडिटी मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल क्या है? हेरिडिटी मटेरियल वो होता है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो जो हमारे हमें क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर किस फॉर्म में होता है, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन क्या है बच्चों? वो है कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स। ठीक है, थ्रेड लाइक वो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थ्रेड जैसे होता है ना, उस तरह फाइबर्स होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है, उसके पास डीएनए के फाइबर्स होते हैं जो कि कॉइल हुए हुए होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। ठीक है, during cell division, chromatin fibers condense into morely tight coiled threads known as chromosome। बट जब सेल डिवीजन होने लगती है तो जो क्रोमेटन था, जो फाइबर्स थे, वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंस का क्या मतलब है कि जॉइन होना शुरू हो जाते हैं। जॉइन होके वो एक टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। इसलिए बच्चों, ये आप याद रखते हैं, जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही हमें अपीयर होते नजर आते हैं, उसके अलावा हमें नजर नहीं आते। जब अगर सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, यानी वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर जो क्रोमोसोम्स है वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उस दौरान जो हमारा डीएनए है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, यानी वो फाइबर्स की फॉर्म में होगा, थ्रेड की फॉर्म में होगा, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होगा। क्रोमोसोम की फॉर्म में जो डीएनए है, या जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है, वो सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान होता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करना होता है तो वो जो हमारा डीएनए है वो क्या होता है, वो कायल होके कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ठीक है, ईच स्पीशी हैज इट्स own unique chromosomal set different from either species। कह रहा है कि हर स्पीशीज जो है, जैसे ह्यूमंस की हम बात करें, उनके अंदर हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर स्पीशी में सेम नहीं है। कैट में, लायन में, टाइगर में देखेंगे उनके अंदर 46 नहीं होंगे, सब के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कह रहा है हर स्पीशी में यूनिक क्रोमोसोमल सेट होते हैं जो कि दूसरी स्पीशी से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने याद रखना है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि हेरिडिटी मटेरियल नॉर्मली जो न्यूक्लियस में होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन क्या आता है, बेसिकली उसके पास डीएनए के फाइबर्स होते हैं जो हिस्टोन के गिर्द काइल्ड हुए थे। लेकिन जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं और एक टाइटली काइल्ड थ्रेड बना लेते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो दे अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर आप देखें साइड पे फिगर 3.16 स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप है, जिसमें हमने कहा था कि न्यूक्लियर एनवेलप में दो मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप में ये देखिए छोटे छोटे आपको सुराख नजर आ रहे होंगे जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जिनके थ्रू मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड रीजन है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि राइबोसोम्स क्या आते हैं, असेंबल होते हैं, बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसके अलावा जो ये देखिए, ये आपको ये थ्रेड से नजर आ रहे होंगे, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। ठीक है, ठीक है। तो और जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो वो क्या बना लेता है, क्रोमोसोम।
तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके बच्चों, ये जहां तक हमारा जो है ना सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। कि अगर सेल की बात करें, बहरहाल सेल के बाहर सबसे पहले सेल वॉल आती है। हमने सेल वॉल पढ़ा, उसकी थ्री लेयर्स थी, मिडल प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल एमिला। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें फास्फोलिपिड्स की बाइल डबल लेयर प्रेजेंट थी, उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेड हुए हुए थे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा। साइटोप्लाज्म में हमने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पढ़ी, जिसमें हम पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, जिसकी दो टाइप्स थी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, रफ वाले में प्रेजेंट होते हैं। देन हमने राइबोसोम्स पढ़ा। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। वो उनके दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज और स्मॉल। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा राइबोसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हमने, जो कि हमने पढ़ा पावर हाउस ऑफ सेल है, जो कि रिस्पायरेशन करता है, जो कि फूड की ब्रेकडाउन करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद हमने प्लास्टिड्स पढ़े। प्लास्टिड हमने थ्री टाइप्स के पढ़े। क्लोरोप्लास्ट पढ़ा हमने, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा। जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेनस है। उसके अंदर थैलाकाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और थैलाकाइड का जो स्टैक होता है उसे हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक है। और वो क्या करता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी फूड को क्या करता है, बनाता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़े, सेंट्रियोल्स पढ़े। सेंट्रियोल हमने क्या कहा, जो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। और वो जो है हमारे पास ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है। और वो जो क्या करते हैं, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और वो क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा साइटोस्केलेटन पढ़ा, जिसमें हमारे पास वो क्या है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है, जिसमें तीन तरह के फाइबर आ जाते हैं, जिसमें हमने माइक्रोफिलामेंट्स पढ़े, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़े। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया, जब हमने साइटोप्लाज्म और उसकी ऑर्गेनेली सारी पढ़ ली, उसके बाद हमारे पास सेल के सेंटर में न्यूक्लियस आ जाता है। फिर हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा। न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। वो भी उसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं। उसके अंदर जो पोर्स हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड रीजन है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है डीटी मटेरियल है वो थ्रेड की फॉर्म में होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटन। और जब वो कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है। तो ये फिर न्यूक्लियस बढ़ा, तो इस तरह हमारा जो सेल का पूरा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जितने अंदर जितने ऑर्गेनेल्स थी वो पढ़ी, फिर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। तो इस तरह सेल का हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वही कंप्लीट हो गया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग में से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देयर इज अ चांस ऑफ 1 or 2 क्वेश्चंस टू कम फ्रॉम दिस। देखिए, इसमें से लॉन्ग अगर आप पूछे मुझसे तो सेल वॉल पे भी आ सकता है, लॉन्ग पे नोड लिखें, स्ट्रक्चर लिखें, उसका फंक्शन लिखें। सेल मेम्ब्रेन पे आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे आ सकता है, क्लोरोप्लास्ट पे आ सकता है। ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिन पे सिंगली, उसके अलावा दो तीन ऑर्गेनेल्स भी आ सकती हैं, इनके बीच पे लिखे। तो इसमें से चार्ट्स भी बहुत सारे आते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ओके, जो एनिमल और प्लांट सेल्स है, ये तो हमने एक सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ा। अब उसमें कुछ डिफरेंसेस है वो आप देख लें कि जो एनिमल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है। जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा वैक्यूल की बात करें तो प्लांट्स में एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल्स में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो ये जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है एनिमल और प्लांट सेल की, ये आपने रीड कर लेने हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।